हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है उत्कर्ष की इस पवित्र धरा पर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। न्यूटन का गुरुत्व और न्यूटन का जड़त्व मिलकर बनते हैं द्रव्यमान और घनत्व। फेराडे का प्रेरण और प्लांक का क्वांटम मिलकर करते हैं आप सभी का सुस्वागतम, सुस्वागतम। नमस्कार दोस्तों, साथियों, स्वागत अभिनंदन है भौतिक विज्ञान की इस कड़ी। जैसा कि आप मित्रों देख पा रहे हैं, सरल रेखीय गति की सभा को हम बहुत कुछ आगे बढ़ा चुके हैं। पाठ्य पुस्तक प्रश्नों पर हम पहुंच चुके हैं। और कौन कौन से प्रश्न हमारे शेष हैं? आंकिक प्रश्नों के ऊपर हमारी जो निरंतर प्रहार है वो हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं। आप देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक जो 3.5 हैं वो हमने कर लिया था। 3.6 जो है वो भी हमने कर लिया था। 3.7 समांतर पटरियों वाला जो है वो भी हमने कर लिया, कितनी दूरी थी। 3.8 दो लेन वाला ये भी हमने कर लिया है। सवाल यहाँ पर आ रहा है 3.9 का। ये थोड़ा सा ज़बरदस्त और थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ज़रा देखिएगा ध्यान से क्या कहना चाह रहा है। देखें, अगर मैं 3.9 की बात करूं तो ये क्वेश्चन हमें क्या सिखा रहा है। देखिएगा, दो नगर हैं ए व बी। क्या है? मैं कहूँगा दो नगर हैं ए व बी, नियमित बस सेवा द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और प्रत्येक जो है टी मिनट के बाद दोनों तरफ बसें चलती हैं। व्यक्ति साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से ए से बी की तरफ जा रहा है और ये नोट करता है कि प्रत्येक 18 मिनट के बाद एक बस उसकी गति की दिशा में तथा प्रत्येक 6 मिनट बाद उसके विपरीत दिशा में गुजरती हैं। बस सेवा काल टी कितना है और बसें सड़क पर किस चाल से चल रही हैं? बड़ा ही धांसू प्रश्न। देखिए, ये कह रहा है दो नगर हैं ए व बी किसी बस सेवा से जो है जुड़े हुए हैं। मैं कहूँगा पहले तो मैं कह दूँ, कोई व्यक्ति बस की चाल हमें नहीं दी है। नियमित बस सेवा एक दूसरे जुड़े हैं, प्रत्येक 3 मिनट बाद दोनों तरफ बसें चलती। कोई व्यक्ति साइकिल से 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए से बी की तरफ चल रहा है। नोट करता है प्रत्येक 18 मिनट के बाद में एक बस उसकी गति की दिशा में प्रत्येक 6 मिनट के बाद उसके विपरीत दिशा में गुजर रही है। ऐसा जो है हमें कह रहा है, ये हमें ऐसा प्रेक्षण प्राप्त हो रहा है। तो अब जरा देखिए, यहाँ पे बस की चाल हमें कहीं पर भी नहीं दी है, परंतु हमें ये ध्यान से देखना है कि दोनों तरफ बसें चल रही हैं। व्यक्ति साइकिल से 20 किलोमीटर चाल से ए से बी की तरफ जा रहा है। देखिए, अब देखो, थोड़ा सा प्रश्न जो है टिपिकल है, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को हमें। मैं कहूँगा ये मान लीजिए शहर ए है और ये मान लीजिए मैं कहूँगा शहर बी है। ये ए है और ये क्या है? बी है। इनके बीच में कोई गैप भी तो होगा ना? बिल्कुल है। मैं कहूँगा इनके बीच में निश्चित दूरी है। कोई व्यक्ति साइकिल से 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए से बी की तरफ जा रहा है। मैं कहूँगा ये शहर ए है, ये बी है और यहाँ क्या हो रहा है? ये साइकिल सवार है। देखो, ये साइकिल सवार है और ये साइकिल सवार इधर जा रहा है ए से बी। कितनी चाल से चल रहा है भाई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो मैं कहूँगा यू ऑफ साइकिल बराबर कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ये यहाँ तक सभी को समझ आया क्या? जल्दी से बताएं मुझे, जल्दी से बताएं। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? जल्दी बताएं। बहुत ही प्यारा और धांसू प्रश्न है ये, और इसको मित्रों हमें बेहतरीन ढंग से देखना पड़ेगा, ज़बरदस्त तरीके से। देखो, तो यू साइकिल सवार जो है, मैं कहूँगा 20 × 10 की घात 3 बट्टे में यहाँ पर कह दूंगा 3600, अगर हमें मीटर प्रति सेकंड की ज़रूरत पड़ी तो। अब ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा घूमा हुआ है,
दोनों बसें हैं एक दूसरे की तरफ, प्रति टी मिनट के बाद दोनों तरफ बसें चल रही हैं। तो मुझे बताओ, मैंने कहा बस का जो चाल है, बस का जो चाल है वो यू ए या यू बी कह देता हूं मैं, यू बस है। ओके, तो आप ये देख रहे हो कि जो साइकिल सवार है वो ए बस की तो दिशा में जा रहा है, बी बस के विपरीत दिशा में जा रहा है। क्या आप ये बात नोट कर पा रहे हैं? क्या ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होने वाला मित्रों फटाक से। आप देख रहे हो साइकिल सवार जो है वो ए बस की तो दिशा में जा रहा है, बी बस के विपरीत दिशा में जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मैं यहां पर कहूंगा क्या, मैं कहूंगा बस ए के सापेक्ष, मैं कहूंगा, यहां मैं कह रहा हूं साइकिल सवार बस ए की दिशा में एवं बी की विपरीत दिशा में गतिशील होता है, भाई धन्यवाद। साइकिल सवार गतिशील होता है। तो हमने देखा कि साइकिल सवार जो है वो कुछ इस प्रकार से गतिशील हो रहा है। मैं कहूंगा तो मैंने ये कहा कि यहां पर जो है साइकिल सवार का तो वेग हम मान चुके हैं, माना प्रत्येक बस की जो चाल है, प्रत्येक बस की चाल क्या है, प्रत्येक बस की चाल वीबी है। इसका क्या माना है अपने, यूसी माना है। तो वीसी मानो इसको, क्योंकि हम वीबी ले रहे हैं उसको, तो ये वीसी और ये भी है, मैंने कहा वीसी। ओके, सबसे पहले ये प्रत्येक बस की चाल मैंने कहा हमने मानी है वीबी है। तो मैं कहूंगा साइकिल सवार, या मैं कहूंगा साइकिल सवार की दिशा में बस ए का आपेक्षिक वेग, बस ए का क्या है, आपेक्षिक वेग कितना आएगा मेरे पास, बोलो जरा। मैं कहूंगा v, बस का वेग लाना है, VBC नहीं, मैं कहूंगा VCB। यहां पे मैं कहूंगा VCB, C के सापेक्ष B का वेग, तो मैं कहूंगा VB माइनस का VC। नहीं आया? साइकिल सवार की दिशा में बस ए का आपेक्षिक वेग हो जाएगा VCB बराबर, मैं कहूंगा VB माइनस का VC। तो कौन सी बस है जो साइकिल सवार की दिशा में है मित्रों? क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। दोनों बसें टी मिनट के बाद दोनों तरफ बसें चल रही है, प्रत्येक टी मिनट के बाद। अब ये टी मिनट कितना हमें नहीं पता। कोई व्यक्ति साइकिल से 20 किलोमीटर चाल से ए से बी की तरफ जा रहा है और ये नोट करता है कि प्रत्येक 18 मिनट के बाद एक बस उसकी गति की दिशा में, रुक जाओ, कह रहा है कि प्रत्येक 18 मिनट के बाद, प्रत्येक मैं कहूंगा 18 मिनट के बाद क्या हो रहा है, एक बस उसकी दिशा में जा रही है। ठीक, तो मैं कहूंगा जो उसकी दिशा में जा रही है, कौन सी, ए की दिशा में, मैं कहूंगा अतः साइकिल सवार की दिशा में गतिशील बस का समय कितना है, गतिशील बस का समय जो है मेरे पास है 18 मिनट, जरा 18 मिनट है। अब यहां आप मिनट की बात कर रहे हो, पीछे वैल्यू किलोमीटर पर आवर में ले रहे हो, तो नाराज नहीं हो जाएगा कौन, मैं।
18 मिनट है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा, तो 1/18 मतलब 18/60 आवर। तो साइकिल सवार की दिशा में जो गतिशील बस है, कौन सी बस है? गतिशील बस ए का नोट किया गया समय कितना है? 18 मिनट, मतलब मैं कहूंगा 18/60। ओके, तो अब हमने देखा कि ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन कह रहा है कि टी मिनट बाद दोनों तरफ बसें चलती हैं। ए जो बस चल रही उसकी दिशा में जब वो चलने लगा तो उसने देखा कि ए की दिशा में प्रत्येक 18 मिनट के बाद एक बस उसकी गति में दिशा में चल रही, प्रत्येक 18 मिनट के बाद। और ये कह रहा टी मिनट में क्या कह रही है? टी मिनट बाद दोनों तरफ बसें चल रही। तो क्या वो टी मिनट में वो 18वां मिनट नहीं आ रहे, 18 मिनट नहीं आ रहे? क्या आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो मैं यहां पर कहूंगा कि 18 मिनट के अंदर इस बस ए ने कितनी दूरी तय की होगी? ए के सापेक्ष मैं कहूंगा साइकिल सवार की दिशा में कितनी दूरी तय की है? मैं कहूंगा ऐसी कंडीशन में मैं कहूंगा 18 मिनट में बस ए द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी भाई? दूरी बराबर चाल इंटू समय। मैं कहूंगा दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय। तो चाल इंटू समय जो है मेरे पास हो जाएगा, मैं कहूंगा ये दूरी मान लो एस ए है, चाल हो गया वी बस माइनस वी साइकिल सवार, और 18 मिनट बट्टे मैं कितना कह दूंगा? 60। जरा 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 नहीं आया क्या? नहीं आया क्या? मुझे ये बताओ। क्या ये नहीं आया क्या? नहीं आया? क्वेश्चन ऐसा ही है मित्रों, क्या करें बताओ। जो लैंग्वेज है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ए से बी की तरफ जा रही, प्रत्येक 18 मिनट के बाद उसकी गति की दिशा जो है मैं कहूंगा 18 मिनट के बाद तो उसकी दिशा में 6 मिनट बाद विपरीत दिशा में, दोनों बातें करनी। पर सवाल ये है कि ये क्वेश्चन ने पहले एक और प्रॉब्लम क्रिएट की, प्रत्येक टी मिनट के बाद दोनों तरफ बसें चल रही है। तो भैया वो जो 18 मिनट है वो टी मिनट में शामिल ही तो है। तो मैं कहूंगा यहां पर मैं कहूंगा चूंकि टी मिनट में दोनों तरफ बस चलती है, तो अगर टी मिनट में दोनों तरफ बस चल रही है तो 18 मिनट उसी के अंदर है। तो मैं कहूंगा टी मिनट में ए की दिशा में बस द्वारा तय दूरी कितने चलिए बस द्वारा तय दूरी क्या हो जाएगी? एस टी बराबर क्या हो जाएगी? मेरे पास बस की चाल है, मेरे पास वी बस, और कितना समय है? टी मिनट, मतलब 60। नहीं आया? तो मुझे ये बताओ, ये जो दूरी तय की है एस बी और वो जो ऊपर तय की है एस ए, ये वही तो है। 18 मिनट उसी समय का ही तो भाग है। तो मैं कहूंगा कि जो बस ए की दिशा, ए जो है साइकिल सवार की दिशा में जा रही है, उसे जो टी मिनट बाद में बसें इधर उधर दिखाई दे रही है, उसमें 18 मिनट वाली वही बस हैं जो इधर जा रही। मैं घायल हो जाऊंगा, घर आ जाऊंगा, ठोला मारूंगा। नहीं आया समझ में? अरे मैं कह रहा हूं 18 मिनट बाद जो बस चल रही है वो वही तो बस है जो टी मिनट में इधर उधर चल रही, मतलब जो इधर गई होगी। तो जो 18 मिनट बाद बस चली है जिसने एस ए दूरी तय की है, तो वो भी तो बस होगी जो टी मिनट में एस दूरी तय कर रही है। मतलब मैं कहूंगा इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से वो जो बस है वो यही दूरी तय कर रही है।
यही तो दूरी तय कर रही है। क्योंकि समस्या ये है कि यहाँ साइकिल सवार अपना अलग गीत गा रहा है, क्वेश्चन अलग कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है टी मिनट में बस इधर निधर जा रही है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी कह रहा है क्वेश्चन के बाद में कि साइकिल सवार को लग रहा है कि 18 मिनट में एक बस इधर, 6 मिनट में इधर आ रही। तो भैया किसकी सुने, साइकिल सवार की सुने, किसकी सुने? हमको दोनों की बात सुननी। तो इसने दोनों की बात वही बोली है कि 18 मिनट बाद जो बस यूं जा रही है ना, तो टी मिनट में भी तो वो यूं गई होगी, क्योंकि टी मिनट में उसे लग रहा है, क्वेश्चन ने कह रहा है टी हर टी मिनट बाद में बस इधर और इधर आ रही है। तो 18 मिनट बाद जो यहां गई है वो बस यूं गई होगी। उसने जितनी ऐसे दूरी तय की है वही दूरी ये भी है। तो ये तो समय के पदों में है, वो 18 मिनट के पदों में है। तो 18 मिनट समय ही तो है। तो ऐसी कंडीशन में मैं यहां पर कहूंगा अतः बस ए के लिए जरा 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 मैं कहूंगा एस ए बराबर एस टी कह दो। एस ए बराबर एस टी कितना हो जाएगा? मैं कह दूंगा वी बी माइनस वी सी, वी बी माइनस वी सी, और ये 18/60 और एस टी कितना है मेरे पास? मैं कहूँगा ये मेरे पास हो जाएगा, मेरे पास मैं कहूँगा T/60 है ये 18/60, और ये कितना है वी बी इंटू T/60, वी बी इंटू T/60। समीकरण नंबर क्या कर दो? 1। क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमें कह रहा है, ये क्वेश्चन हमें कुछ टी निकालने को कह रहा है, और खाली समीकरण 1 बनाने से टी नहीं आएगा। हमें समीकरण 2 चाहिए, और दूसरी समीकरण आएगी वो बस जो इधर आ रही है, और टी मिनट बाद भी तो इधर आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा प्रत्येक टी मिनट के बाद इधर भी आती इधर भी आती। तो जो भी इधर आ रही है उसी का तो वो समय होगा टी, उसी का तो वो समय होगा टी। इसने कितना बोला? 6 मिनट, तो वो 6 मिनट टी का ही तो भाग है। तो मैं कहूंगा, अब बात आती है बस बी की। क्वेश्चन है कि पता नहीं मित्रों, आत्मकथा है। देखिए मैं कहूंगा अब बस बी साइकिल सवार के, बस बी जो है साइकिल सवार के विपरीत दिशा में, जो बस बी है मैं कहूंगा साइकिल सवार के विपरीत दिशा में क्या है? बस बी साइकिल सवार के विपरीत दिशा में गतिशील है। बरसो 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 ना, बरसो ना। मैं कहूंगा अतः बस का या बस की चाल, अतः बस की चाल क्या होगी? मैं कहूंगा वी बी माइनस वी सी, ये नहीं, इसको मैं यहां कहूंगा, इसको मैं यहां कहूंगा वी बी माइनस माइनस का वी सी बराबर वी सी बी। अरे सी के सापेक्ष बी का वेग है ना, तो वी सी बी बराबर वी बी प्लस वी सी होगा कि नहीं होगा? कौन है जिसको नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया। ओके, तो वी सी बी अब आया है बस बी के लिए वी बी प्लस वी सी। अब ये क्या कर रही है? चूंकि बस बी प्रत्येक, मैं कहूंगा बस बी 6 मिनट बाद क्या हो रहा है? ये कह रहा है गति की दिशा में 6 मिनट बाद उसके विपरीत दिशा में गुजर रही है। ये विपरीत वाली है भाई, ये विपरीत वाली है। बस बी 6 मिनट पश्चात साइकिल सवार के विपरीत दिशा में, साइकिल सवार के विपरीत दिशा में गुजरती है। गुजरने दो, ठीक है।
अगर ये विपरीत दिशा में गुजर रही है बस भी 6 मिनट पश्चात शमार के विपरीत दिशा में गुजरती हैं, तो मुझे बताओ ऐसी कंडीशन में बस बी द्वारा तय दूरी कित्थे चलिए एस बी बराबर क्या होगा, वी बी प्लस वी सी इंटू 6 मिनट की मैं भाग दूंगा किससे, 60 से। तो ये आ गया मेरे पास तय दूरी एच बी बराबर दिस। और चूंकि ये भी टी पोर्शन का हिस्सा है, मैं कहूंगा अतः प्रत्येक टी समय पश्चात बस साइकिल सवार की क्या हो रहा है, प्रत्येक टी समय पश्चात बस साइकिल सवार के विपरीत दिशा में गुजरती है, विपरीत दिशा में गुजरती है, गुजरने दो। तो मैं कहूंगा गुजरती हैं, अतः तय दूरी मैं कहूंगा एस टी बराबर क्या हो जाएगा, एस टी बराबर हो जाएगा मेरे पास दूरी बराबर हो जाएगा बस की चाल इंटू टी बट्टे 60। क्या ये समझ आ गया सभी को बताएं जरा जल्दी से। समीकरण कहाँ है, मैं कहूंगा अब ये दूरी भी वही है जो बस बी ने इधर की, उसने 6 सेकंड में की है, तो ये टी सेकंड वाला यही भाग है। तो मैं कहूंगा इस समय बराबर, मान लीजिए अगर टी बराबर 6 सेकंड है, तो मैं कहूंगा एस बी बराबर क्या है, एस टी। एस बी बराबर है एस टी, तो मैं यहां पर कह दूंगा वी बी प्लस वी सी 6/60, वी बी प्लस वी सी 6/60 क्या है, मैं कहूंगा वी बी प्लस वी सी 6/60 वी बी इंटू T/60। समीकरण नंबर क्या आ गई, 2। कुछ खुशी आ रही है कि अब हम समीकरण 1 और 2 को डिवाइड करें तो T निकाला जा सकता है। मैं वही करने वाला हूं। समीकरण 1 के अंदर मैं भाग दूंगा समीकरण 2 का। जरा वी बी माइनस वी सी कितना है, 18/60 बट्टे में है वी बी प्लस वी सी 6/60। क्लियर है, 6/60 वी बी प्लस वी सी, और ये है वी बी इंटू T/60। हाँ, इधर भी है वी बी इंटू T/60। ये है वी बी T/60, वी बी T/60। क्या ये सॉल्व हो जाएगा, जल्दी से मुझे बताएं, क्या ये सॉल्व हो जाएगा? हरि अपनाओ। यस, क्यों नहीं होगा? देखिए मैं कहूंगा बजीड़ 1 बच गया इधर, वी बी माइनस वी सी 18/60 बराबर वी बी प्लस वी सी, मैं कहूंगा 6/60। क्या हो जाएगा? बचीड़। और बोलो जरा बचीड़ नहीं आया क्या समझ में? 6×18। तो ये मेरे पास अब क्या होगा, देखो मैं 3 को अगर इससे गुणा करूं तो कुछ संभावना बन रही है, तो ये हो जाएगा 3VB मैं कहूंगा 3VB माइनस का 3VC बराबर है मेरे पास VB प्लस VC।
समझ आया? 3VB माइनस का 3VC बराबर है मेरे पास VB प्लस VC। लॉ कुछ सॉल्व हो रहा है क्या? बोलो जरा। 3VB में से घटाओ ना इस VB को, और ये VC में 3VC जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है? मैं कहूँगा 2VB बराबर आ रहा है मेरे पास 4VC। तो फाइनली मेरे पास जो है अभी भी वैल्यू नहीं आई है। VB बराबर जो है मेरे पास आ रहा है, VB बराबर आ रहा है 2VC। थैंक्स। कुछ तो उम्मीद जगी है कि हाँ VB की वैल्यू आई है तो अब कुछ नया होगा। कहाँ नया होगा कि VB की वैल्यू मित्रों कहाँ रखूं कि जल्दी सॉल्व हो जाए? तो आप देखोगे कि VB की वैल्यू चाहे आप यहां रख दो, और नहीं तो आप कहां पे रख दो, VB की वैल्यू यहां रख दो, कहीं पर भी समीकरण 1 में रख दो। VB की वैल्यू रखने से क्या होगा कि वहां पर हम VB और VC जब हमारे पास आ जाएगा तो हम T निकाल सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले देखो कि ऐसा मैं कहां पर वैल्यू रखूं कि फटाक से जो है मेरे पास क्या आ जाए, VB आ जाए, VB और VC की वैल्यू आ जाए। तो SA और SB तो हमारे पास है नहीं, इसका मतलब हमें समीकरण 1 का ही सहारा लेना पड़ेगा। देखें जरा। अब मित्रों अगर मैं इसमें रख भी दूंगा तो भी मेरे पास जो है T वो अज्ञात का अज्ञात ही रहेगा। तो इसके लिए यही है कि सबसे पहले जो मेरे पास जो दूरी दी गई है उसमें मैं वैल्यू रखूं। कैसे? कुछ दिया हुआ है। तो आप देखोगे यहां पर सबसे पहले पढ़ो ये क्या दिया हुआ है। VC बराबर जो है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्यों दिया है? फिर निकालने के लिए तो दिया है। तो हमारे पास VC दिया हुआ है 20। कितना है चेक करो। VB बस का तो दिया नहीं है, चालक का दिया है 20 किलोमीटर पर घंटा। कहाँ गया भाई, कहाँ गया? हाँ, तो मेरे पास मैं कहूँगा यहाँ पर जो है मेरे पास यहाँ पर मेरे पास वैल्यू दे रखी है कितना। चूंकि साइकिल सवार की चाल कितनी है, साइकिल सवार की जो चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो VB बराबर है 2VC। तो VB बराबर है 2 × 20 बराबर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता T निकालने से। कौन सी पसंद है समीकरण, जो भी है आप ले सकते हो। मैं कहूंगा समीकरण 1 से क्या थी मेरे पास, VB माइनस VC 18/60, और इधर क्या था VB × T/60 आ जाएगा। अब तो VB कितना है मेरे पास 40, VC कितना है 20, 18/60। इसीलिए भाग दे रहा था क्योंकि किलोमीटर पर आवर में ही जा रहा है, और इतना अगर ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो फिर जो है मीटर में लेके करेंगे तो मित्रों बहुत ज़्यादा हो जाएगा। VB है 40 T/60। देखो इधर आया 20, 18/60, 40 T/60 क्या हो जाएगा। मैं कहूँगा भचीड़ 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 भचीड़। कितना आ रहा है मेरे पास, T बराबर आ रहा है 9 सेकेंड। कीजिए हम सब, जब मिल बैठेंगे हम सब। हालांकि क्वेश्चन ने समय लिया है, परंतु हमने क्वेश्चन के स्टेप को, हर एक स्टेप को गहराई से समझा है। और अगर मान लो क्वेश्चन ये आ भी जाता है तो हम इसमें झुकेंगे नहीं। पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.9 डन। क्या आप कर लोगे इस प्रश्न को?
क्या आप ऐसे क्वेश्चन को कर लोगे? बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। तो 3.9 क्वेश्चन हो गया हो गया हो गया। मैं चलता हूं आगे की कड़ी में। ये क्या कहना चाह रहा है देखो तो। 3.10 ये कह रहा है कोई खिलाड़ी एक गेंद को ऊपर की ओर आरंभिक चाल 29 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा है। गेंद के ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी? इतना ही पढ़ो पहले, क्वेश्चन पूरा मत पढ़ो, क्योंकि पूरा पढ़ते हैं तो अंदर ही अंदर प्रेशर बढ़ता है, यार इतना बड़ा कैसे करेंगे। ऊपर की ओर आरंभिक चाल से फेंक रहा है, ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी? डायग्राम इसमें नहीं है। मैं कहूंगा पहला पॉइंट ये है कि यहां ये कह रहा है कि यहां से क्या किया गया है, यहां से जो है, यहां से एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया। आप देख रहे हैं ये गेंद यहां पर ऊपर आई है m द्रव्यमान की, ठीक है। और इसका प्रारंभिक वेग कितना है? 29 मीटर प्रति सेकेंड। गेंद ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी? गेंद के ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा, अगर गेंद ऊपर जा रही है मित्रों, ऊपर जा रही है तो हमें गति की दिशा, त्वरण की दिशा बोले। तो गेंद भले ही उच्चतम बिंदु पर चली जाए, पर गेंद में त्वरण तो एकमात्र रहेगा, वो है गुरुत्वीय त्वरण, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। ओके, तो मैं कहूंगा पहला आंसर होगा यदि गेंद उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाती हैं तो यदि गेंद उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाती हैं तो गेंद की चाल, यदि गेंद मैं कहूंगा उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाती हैं तो भी मैं कहूंगा तो गेंद का त्वरण, तो गेंद में त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, तो गेंद में त्वरण जो है मैं कहूंगा गुरुत्वीय त्वरण G बराबर 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ रहेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होता है। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है? बेहतरीन। मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर सेकंड की। क्या कहना चाह रहा है सेकंड पॉइंट? ये कह रहा है इसकी गति के उच्चतम बिंदु पर गेंद के वेग और त्वरण क्या होंगे? अब वैल्यू पूछी, दिशा नहीं, अब वैल्यू पूछी है, दिशा नहीं। मैं कहूं उच्चतम बिंदु का मतलब ये है उच्चतम बिंदु, हाईएस्ट पॉइंट। तो मैं कहूंगा गेंद के उच्चतम बिंदु पर क्या हो जाएगा? मैं कहूंगा गेंद के उच्चतम बिंदु पर क्या होगा? गेंद के उच्चतम बिंदु पर क्या हो जाएगा? देखिए, गेंद के उच्चतम बिंदु पर गेंद स्थिरता या स्थिर अवस्था, गेंद स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेती हैं, अतः गेंद का वेग क्या हो जाएगा? अतः गेंद का जो वेग है, गेंद का वेग शून्य हो जाता है। गेंद का वेग तो शून्य हो जाता है पर त्वरण शून्य नहीं होगा। मैं कहूंगा उच्चतम बिंदु पर गेंद का वेग शून्य, उच्चतम बिंदु पर गेंद का वेग शून्य
होता है। उच्चतम बिंदु पर गेंद का वेग 0 होता है, परंतु क्या होगा, गेंद का वेग 0 होता है, परंतु त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के अनुदिश, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होता है। क्या होता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होता है। समझ आ गया कि उच्चतम बिंदु पर जो गेंद का वेग होगा वो 0 होगा, परंतु त्वरण जो है वो गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होता है। ये भी हो गया। फिर क्या कहना चाह रहा है, गेंद के उच्चतम बिंदु पर स्थान व समय को x बराबर 0 t बराबर 0 चुनिए। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर की दिशा को x अक्ष की धनात्मक दिशा मानो, नीचे वाली दिशा को, और गेंद की ऊपर की व नीचे की ओर गति के दौरान स्थिति वेग के चिन्ह बताओ। ठीक है भाई, बताएंगे और क्या करें। तीसरा देखो क्या कहना चाह रहा है, देखिए जरा, तीसरा जो पॉइंट है वो हमें कुछ ये सिखाना चाह रहा है, वो ये है, देखिए वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो उच्चतम बिंदु है ना, ये जो उच्चतम बिंदु है यहां पर, मैं कहूंगा ये जो उच्चतम बिंदु है यहां पर, अब यहां आप x बराबर 0 मानो और t बराबर 0 मानो, मान लिया भाई। और क्या का आदेश है, और क्या आदेश है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर की दिशा को x अक्ष की धनात्मक दिशा मानो, नीचे वाली को धनात्मक, और ऊपर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर की दिशा को x अक्ष की धनात्मक दिशा मानना है। तो यहां पर जो है आपको पॉजिटिव x लेना है, और अगर ऊर्ध्वाधर ऊपर जा रहे हो तो वो नेगेटिव x लेना है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा, मैंने नहीं, क्वेश्चन ने कहा। ठीक है, गेंद के ऊपर व नीचे की ओर गति के दौरान स्थिति वेग त्वरण के चिन्ह बताओ। पहले हम ऊपर की तरफ ले रहे हैं, पहले हम ऊपर की तरफ ले रहे हैं। मैं कहूंगा ऊपरी दिशा में या ऊपर की तरफ गति के दौरान, जरा 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 मैं कहूंगा ऊपर की तरफ गति के दौरान क्या हो जाएगा, हमें देखना है कि अगर ऊपर गति हो रही है तो स्थिति बताओ क्या होगी। सबसे पहला स्थिति, स्थिति मतलब पोजीशन, तो आप किस में मापो, वो नेगेटिव, नेगेटिव में, तो मैं कहूंगा ऋणात्मक। कैसी होगी, ऋणात्मक। नेगेटिव एक्स अक्ष है ना, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। मैं कहूंगा वेग, वेलोसिटी, ऊपर की तरफ माप रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, नेगेटिव है, ऋणात्मक है, माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश। अगर मैं त्वरण की बात करूं, एक्सेलरेशन, ये क्या है, देखिए आप जानते हो गुरुत्वीय त्वरण वैसे भी ऊपर की तरफ नेगेटिव होता है, पर ऊपर माइनस एक्स अक्ष है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं कहूंगा गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, धनात्मक। क्या ये समझ आए? अक्सर कंफ्यूज होता है विद्यार्थी के जी पॉजिटिव कैसे हुआ, ऊपर की तरफ जी नेगेटिव होता है, इसने कहा नेगेटिव एक्स एक्सिस ले, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो मैं कहूंगा जी मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये तो हुए ऊपर वाले चिन्ह। मैं कहूंगा सेकंड पॉइंट देखो, नीचे की दिशा में, नीचे की दिशा में क्या है ये देखो, नीचे की दिशा में अगर मैं बात करूं तो अब आप देख रहे हो एक्स पॉजिटिव, स्थिति पॉजिटिव, वेग पॉजिटिव, पर त्वरण जो है वो नीचे की तरफ क्या होता है, नीचे की तरफ पहले से ही पॉजिटिव होता है,
और यहाँ पर वो खुद नीचे आ रहे हैं, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है तो जी जो है वो पॉजिटिव होगा। पहला मैं कहूँगा स्थिति, मैं कहूँगा पहला स्थिति, पोजीशन x बराबर क्या है, पॉजिटिव धनात्मक। आया आया समझ में ये कॉन्सेप्ट, आया आया। वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी जो है वो भी पॉजिटिव होगी क्योंकि धनात्मक एक्स एक्सिस में है। और रही बात त्वरण की, तो त्वरण जो होगा एक्सेलरेशन वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या किसी को भी कोई शंका, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, बताइए। यहां तक हम पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन ये कह रहा है, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस ऊंचाई तक गेंद ऊपर जाती है और कितनी देर बाद गेंद खिलाड़ी के हाथों में आ जाती है। प्रारंभिक वेग हमें दिया गया है, कह रहा है किस ऊंचाई तक गेंद ऊपर जाएगी। तो मित्रों उच्चतम बिंदु पर जाएगी तो वेग 0 हो जाएगा, हाइट हम निकाल सकते हैं, और कितनी देर बाद खिलाड़ी के हाथों में वापस आएगी। ठीक है मित्रों, ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन है या आत्मकथा है, क्या करें बताएं। चौथा प्रश्न कह रहा है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई कितनी है। गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई कितनी है। तो मैं कहूंगा v² u² प्लस 2g और h। g पॉजिटिव लूंगा कि नेगेटिव, तो इसने उच्चतम बिंदु की बात कही है, तो ऊपर की तरफ मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, अभी उस केस से हम बाहर आ गए हैं, तो ये हो जाएगा -2gh। ओके, तो v 0 है, u² -2gh कितने चलिए, h बराबर क्या आएगा, h बराबर क्या आएगा मेरे पास, मैं कहूँगा h = आएगा u² / 2g। कितना दिया है, 29 2 × 10। देखो 29 जी कितना बोला है, 9.8 लेने को बोला है। लो भाई अपन क्यों खिलाफ जा रहे हैं, यहाँ 9.8 ले लेते हैं। तो ये मैं अगर सॉल्व करता हूँ, बताइए कितना आ रहा है मेरे पास ऊंचाई, जल्दी से मुझे बताएं कितना आ रहा है ऊंचाई। अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास आ रहा है 42.91 मीटर आ रहा है मित्रों। कितना आ रहा है, 42.91 मीटर। ओके, अब ये कह रहा है ये ऊंचाई पर तो पहुंच गई गेंद, इतनी ऊंचाई भी उसने तय कर ली। किस ऊंचाई तक गेंद ऊपर जाती है हमें पता चल गया, इतनी ऊंचाई तक ऊपर जा रही है, और कितनी देर के बाद गेंद खिलाड़ी के हाथों में आ रही है। तो मुझे ये बताओ, गेंद जितनी ऊपर जाएगी, जितना समय ऊपर जाने में लगेगी, क्योंकि यहाँ धरातल से ही तो उसने h ऊंचाई प्राप्त की है 42.91, तो अगर ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी तभी तो खिलाड़ी के हाथों में आएगी। तो जितना ऊपर जाने में समय लगेगा उतना ही नीचे आने में समय लगेगा। तो हमें खिलाड़ी के हाथों में कब आ रही वो समय बताना है। तो पहले ये तो बताओ ऊपर जाने में कितना समय लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मैं कहूँगा गेंद द्वारा ऊर्ध्वाधर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने में लगा समय, मुझे समय निकालना है। तो जरा देखो, v = u + at
ए बराबर क्या होगा जी, तो v बराबर u माइनस का जी टी, माइनस है ना, ऊपर जा रही है। तो मैं यहाँ पर कह दूंगा कि v तो है मेरे पास 0, 0 क्यों, उच्चतम बिंदु पर। मैं कहूँगा उच्चतम बिंदु पर क्या हो जाएगा, उच्चतम बिंदु पर v बराबर है 0, तो यहाँ हो जाएगा u माइनस का जी टी बराबर 0, तो u बराबर हो गया जी टी, t चाहिए मुझे, तो t हो जाएगा मेरे पास u बाई जी 29/9.8। बताओ कितना समय लग रहा है, 9 दूने 18, 9 तिये 27, 3 पॉइंट समथिंग। तो 29 में 9.8 का भाग दूंगा तो मित्रों 2.96 सेकंड आ रहा है। अब ये जो समय लगा है गेंद को ऊर्ध्वाधर या उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में समय लगा है, ठीक है। खिलाड़ी के हाथों में थोड़ी आएगी, ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, तभी तो खिलाड़ी के हाथों में आएगी। तो जितना ऊपर जाने में समय लगेगा नीचे उतरने में उतना ही लगेगा, तभी खिलाड़ी के हाथों में आ पाएगी। तो मैं कहूँगा अतः गेंद को खिलाड़ी के हाथों में आने में लगा समय, ठीक है। तो वो समय क्या होगा जरा समझना है। मैं कहूँगा t बराबर है गेंद को ऊपर जाने में लगा समय, गेंद को ऊपर जाने में लगा समय, कितना समय लगा है गेंद को ऊपर जाने में, और प्लस गेंद को नीचे उतरने में लगा समय, गेंद को नीचे उतरने में लगा समय। कितना आ रहा है, मैं कहूँगा t बराबर 2.96 कितना आ रहा है मुझे बताइए। 2.96 अगर मैं ऐड करता हूँ मेरे पास आ रहा है 5.92 सेकेंड। कितना बड़ा प्रश्न था मित्रों, हमने बहुत ही प्यारे प्यारे स्टेप लेकर इसको पूरी तरह से कंप्लीट किया है। आशा करूंगा ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया बेहतरीन ढंग से। क्लियर। तो पाठ्य पुस्तक प्रश्न 3.10 भी हमारा डन हुआ। थोड़ा इंपॉर्टेंट तो कर दीजिए क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट काफी निखर कर सामने आए हैं हमारे। तो मित्रों आगे बढ़ता हूं, जब तक देख लीजिए फटाफट इस प्रश्न को। यस, चलूं आगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ता हूं क्वेश्चन। नेक्स्ट 3.11 पाठ्य पुस्तक प्रश्न हमें देखना है। 3.11 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल पढ़ेंगे, और कारण बताते हुए उदाहरण देते हुए ये बताइए
कि वे सत्य हैं या असत्य। एक विमीय गति में किसी कण की, हमें एक विमीय गति के संदर्भ में कुछ सवाल दिए हैं, कारण बताते हुए बताओ कि सत्य है या असत्य एक विमीय गति में, उदाहरण देते हुए भी बताइए। ठीक है, कि किसी क्षण चाल शून्य होने पर भी उसका त्वरण अशून्य हो सकता है। चाल शून्य होने पर त्वरण अशून्य, सही तो है। उच्चतम बिंदु पर अभी देखा ना, चाल शून्य थी पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 था, तो ऐसा जरूरी नहीं, बिल्कुल सत्य कथन है, बिल्कुल सत्य कथन है। मैं कहूंगा पहला ऑप्शन, मैं कहूंगा सत्य है। मैं कहूंगा सत्य है। जब कोई गेंद कहाँ जाती है, जब कोई गेंद, मैं कहूंगा उच्चतम बिंदु पर, जब कोई गेंद उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है, उच्चतम बिंदु पर पहुंचती हैं, उच्चतम बिंदु पर पहुंचती हैं, तो गेंद का वेग शून्य हो जाता है, गेंद का वेग शून्य हो जाता है, परंतु गेंद का वेग शून्य हो जाता है, परंतु त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, परंतु जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण 9.8, मैं कहूँगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के तुल्य होता है, तुल्य होता है। कित्थे चलिए, आया समझ में, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के तुल्य होता है। ए इज द करेक्ट। फिर क्या कह रहा है कि अगर चाल शून्य होने पर भी उसका वेग अशून्य हो सकता है। कैसे होगा, बेवकूफ बना रहा है ये तो हमें। चाल शून्य होने पर उसका वेग अशून्य कैसे होगा? अरे चाल का परिमाण वेग का परिमाण तो बराबर ही होता है, बस दिशा भिन्न भिन्न होती है। तो चाल शून्य होने पर वेग अशून्य हो सकता है? नहीं, वो भी शून्य होगा, क्योंकि चाल एक अदिश राशि है, परिमाण शून्य है, तो वेग का परिमाण चाल के परिमाण के बराबर है, तो हम कहेंगे ये एक असत्य कथन है। मैं कहूंगा जो बी ऑप्शन है मेरे पास असत्य है। मैं कहूंगा चाल का परिमाण या चाल वेग का परिमाण होती है, वेग का परिमाण होती है, चूंकि चाल अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है जिसका परिमाण शून्य संभव नहीं है, जिसका परिमाण शून्य संभव नहीं है। क्लियर है? चाल जो है वेग का परिमाण होती है, चूंकि चाल अदिश राशि है, तो मैं कहूंगा जिसका परिमाण शून्य संभव नहीं है। ठीक है, तो बी सही है हमारा कि चाल स्थिर हो तो त्वरण ही शून्य होना चाहिए। अगर चाल स्थिर है तो त्वरण अवश्य ही शून्य होना चाहिए, ऐसा कहा है मेरे पास, ऐसा कहा है। तो ये तो ठीक है, चाल शून्य होने पर उसका क्या नाम है, चाल स्थिर है तो त्वरण अवश्य ही शून्य होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कैसे, जरा सुनो। मैं कहूंगा सी ऑप्शन है मेरे पास, चाल स्थिर होने पर त्वरण अवश्य शून्य होता है। चाल स्थिर होने पर त्वरण अवश्य क्या होता है, शून्य होता है। क्या ये समझ आया? कैसे, आप देखोगे त्वरण A बराबर dv बाई dt
मैं कहूँगा ये हो जाएगा मेरे पास v2 माइनस v1 बट्टे t2 माइनस t1। वेग समान है, चाल समान है, तो मेरे पास 0, तो त्वरण अवश्य ही 0 होगा। नहीं आया। डी ऑप्शन हमें क्या पूछ रहा है? हमें डी ऑप्शन क्या पूछ रहा है, जरा सुनिए। चाल अवश्य ही बढ़ती रहेगी अगर उसका त्वरण धनात्मक है। चाल अवश्य बढ़ती रहेगी अगर उसका त्वरण धनात्मक है। तो मित्रों ये हर जगह तो सही नहीं है, ये हर जगह तो सही नहीं है कि चाल बढ़ती रहेगी अगर उसका त्वरण धनात्मक है। मैं कहूँगा ये असत्य कथन है, असत्य कथन है। मैं कहूँगा चाल अवश्य बढ़ती रहेगी यदि उसका त्वरण, यदि उसका, मैं कहूँगा यदि वस्तु का त्वरण, यदि वस्तु का त्वरण क्या है, धनात्मक है। तो ये तभी संभव है जब वस्तु की गति की दिशा में त्वरण हो। अब मैं कह रहा हूं कि एक वस्तु तो ऊपर जा रही है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, ठीक है, तो चाल ऊपर है, तो त्वरण बताओ घटेगा कैसे? त्वरण तो त्वरण बढ़ेगा कैसे? त्वरण तो घटेगा। चाल जो है अगर अपन उसको निश्चित वेग देंगे, तो अभी हम अधिक वेग देंगे तो ऐसी कंडीशन में चाल जो है गुरुत्वीय त्वरण की विपरीत दिशा में जाएगी, तो चाल बढ़ नहीं सकती क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण की वो विपरीत दिशा में। तो ये संभव है, ये संभव है कि चाल बढ़ेगी कब? जब उसके त्वरण की दिशा चाल की दिशा के अनुदिश है। तो मैं कहूँगा यह वस्तु की गति की दिशा पर निर्भर करता है, यह वस्तु की गति की दिशा पर निर्भर करता है। क्या ये समझ आया? दिशा पर निर्भर करता है। तो आशा करता हूं मित्रों ये आपको समझ आया है। 3.11 शानदार क्वेश्चन हमारा, बेहतरीन, ये हमने कर लिया। बताइए क्या यहां तक क्लियर है सभी को? क्या यहां तक क्लियर है? चलो मैं आगे। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है। ओहो हो, ये क्वेश्चन तो मित्रों बड़ा ही धांसू प्रश्न है, बहुत ही लंबा प्रश्न है। हाँ, काफी लंबा प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक 3.12, बहुत ही शानदार। तो क्यों ना टक्कर ले ले, चलिए कर लेते हैं। और क्या कह रहा है कि किसी गेंद को 90 मीटर की ऊंचाई से, ऊंचाई है ये ध्यान रखना, क्या है ये, ऊंचाई से फर्श पर गिराया जा रहा है। फर्श के साथ प्रत्येक टक्कर में गेंद की चाल 1/10 कम हो रही है। इसकी गति t बराबर 0 से 12 सेकंड के बीच चाल समय ग्राफ बनाओ। सुनो, सबसे पहले तो h कितना दिया है हमें, 90 मीटर दिया है, फर्श पर गिराया जा रहा है, प्रत्येक टक्कर में चाल 1/10 कम हो रही है, वो बाद की बात है, बाद की बात है। फर्क देखिए, मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ से इसको गिराया जा रहा है और ये जो है वो फर्श है, ये जो है वो फर्श है। यहाँ पे, यहाँ से इसको गिराया जा रहा है और ये 90 मीटर ऊंचाई से नीचे गिर रही है। कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही, पहला स्टेप, क्योंकि t बराबर 0 से 12 सेकंड के बीच चाल समय ग्राफ बनाना है। 90 मीटर ऊंचाई से फर्श पर गिराया जा रहा है, तो फर्श के प्रत्येक टक्कर में गेंद की चाल 1/10 कम हो रही है। तो इसको थोड़ा एज्यूम करो, पहले गेंद यूं आएगी, टकराएगी जमीन से, फिर ऊपर जाएगी। तो पहला चरण टकराना, दूसरा चरण ऊपर उठना,
तीसरा चरण फिर टकराना, चौथा चरण फिर ऊपर उठना, ये चरण हम देखेंगे। तो आप देखोगे h बराबर 90 मीटर है, तो मुझे बताओ अगर ये नीचे गिर रही हैं, नीचे गिर रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में वस्तु का वेग कितना है, या वस्तु का अंतिम वेग कितना है? जरा 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 वस्तु का अंतिम वेग, चूंकि मान लो प्रारंभिक वेग 0 है, प्रारंभिक वेग 0 से नीचे गिरी है, तो v² बराबर u² प्लस 2gh, g की दिशा में है, 0 2gh, v² बराबर 2gh। बोलो जरा बोलो, 10, h कितना है 90, कितना आ रहा है मेरे पास, 9 दूने 18, ये आ गया 1800। तो मेरे पास v कितना आ रहा है मुझे बताइए, v बराबर आ रहा है रूट ऑफ 1800। तो वस्तु ने कितना वेग प्राप्त किया, 42 करो लगभग इसका आंसर जो आएगा। मैं कहूँगा ये जो लगभग आ रहा है वो 42 मीटर पर सेकंड आ रहा है। जब 9.8 लेते हैं ना, तो उससे मेरे पास आ रहा है 42 मीटर पर सेकंड। अब मित्रों खाली 42 लाकर हम खुश रहेंगे, इससे क्या मतलब, हमें तो विस्थापन समय चाल समय वक्र बनाना है, तो चाल तो नीचे गिरने वाली तो आ गई, समय तो आया ही नहीं, कितने समय में पहुंची ये भी तो पता करेंगे, तभी तो ग्राफ में बिंदु मिलाएंगे, नहीं तो कहाँ से मिलाऊंगा। तो मुझे बताओ ये मेरे पास है, मैं कहूँगा अतः वस्तु को, पहले प्रारंभिक वेग क्या था 0, वस्तु को प्रारंभिक या समय निकाल देता हूं, 1 मिनट रुकिए। अतः वस्तु को फर्श से टकराने में लगा समय, वस्तु को फर्श से टकराने में लगा समय कितना आएगा, v बराबर u प्लस जी टी, u 0 है, तो u 0 है, तो v बराबर क्या हो गया जी टी, कितने चलिए t बराबर हो गया v बाई जी, तो हो गया मेरे पास 42/9.8। बताइए समय कितना लग रहा है, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, तो 4.28 सेकेंड। इसका मतलब पहला केस जो है ये मैं लगा रहा हूं कंडीशन नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट जो मैंने पीछे किया है। केस नंबर फर्स्ट में क्या हुआ है, वस्तु ने 0 वेग से लेकर वस्तु ने क्या प्राप्त किया है, 42 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त किया 4.28 सेकंड के अंदर। मैं यहां नोट करके भी लिखूंगा, मैं कहूंगा अतः वस्तु द्वारा क्या हो रहा है, वस्तु द्वारा 0 वेग यानी 0 मीटर प्रति सेकंड वेग से 42 मीटर प्रति सेकंड वेग 4.28 सेकंड में प्राप्त किया। अब वस्तु महाराज कहाँ हैं, वस्तु महाराज आ गए हैं नीचे सतह पर, ठीक है। तो अब देखो फर्श के साथ प्रत्येक टक्कर में गेंद की चाल 1/10 कम हो रही है। केस नंबर 2, अब वस्तु किससे टकरा रही है, अब वस्तु फर्श से टकरा रही है, तो वेग जो होगा वो 1/10 कम हो रहा है। मैं कहूंगा अतः
वस्तु का वेग। मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भारी। नहीं आया। v डैश बराबर क्या होगा, बोला ना क्वेश्चन ने। टक्कर में गेंद की चाल 1/10 कम हो रही, मतलब पहले 42 थी, 42 में से 42/10 घटा दो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। देखिए v डैश बराबर आ गया 42 माइनस 42/10, तो v डैश बराबर 42 माइनस 4.2। नहीं आया। तो v डैश बराबर 42 माइनस 4.2, तो कितना आएगा ये वाली वैल्यू मेरे पास। v डैश बराबर देखो तो 37.8 के करीब आ रही है क्या, या 37.0 चेक करो जरा जल्दी से। मैं कहूँगा 37.8 जो आया है मीटर प्रति सेकंड वेग आया है। ठीक है। अब वस्तु फर्श से टकराई तो उसका वेग इतना हो गया। अब टकराने के बाद क्या होगा, मैं कहूंगा तो अभी मैं कहूंगा वस्तु फर्श से टकराई है और टकराकर उसका जो वेग हुआ है वो 37.8 कहां से कहां हुआ है, 42 मीटर पर सेकंड से 37.8 हुआ है। क्या ये बात आपने नोटिस की, क्या ये बात, क्यों पीछे 42 है ना, 42 का अब कितना हुआ है 37.8। ओके, मैं कहूंगा अतः अब वस्तु का वेग 42 मीटर पर सेकंड से घटकर कितना हो गया 37.8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ये कहां पर घटना हुई है, ये फर्श पर हुई है, ये फर्श पर हुई है। क्या यहां तक समझ आया। क्या यहां तक समझ आ गए। ओके, अब जरा देखो, अब फर्श से टकरा कर कहां जाएगी, मैं कहूंगा अब गेंद फर्श से टकराकर ऊर्ध्वाधर h ऊंचाई तक उछलती है, h ऊंचाई तक उछलती है। ठीक है भाई, h ऊंचाई तक उछलती है। तो फर्श पर तो प्रारंभिक वेग 0 नहीं है, 37.8 है। तो मैं कहूंगा गेंद द्वारा ऊर्ध्वाधर तय ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कैसे लाऊंगा मैं, कैसे लाऊंगा। अब प्रारंभिक वेग शून्य नहीं है, गेंद शिखर बिंदु पर जाएगी तो v² बराबर u² प्लस 2gh, ऐसे ही करूंगा। तो मैं कहूंगा शिखर या उच्चतम बिंदु पर क्या हो जाएगा, क्यों ऊपर जाएगी गेंद, शिखर बिंदु पर v बराबर होगा 0 और g जो होगा मैं कहूंगा -g के तुल्य रखूंगा मैं। तो 0 बराबर u² माइनस का 2gh, बोलो जरा u² बराबर 2gh, तो h बराबर क्या होगा u² बाई 2g। u कितना है 37.8 इंटू 37.8
और बट्टे में क्या कर दूं, 2 इंटू 9.8। बताइए एच कितना आया। बताओ भाई कितनी ऊपर जा रही है गेंद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो गेंद जा रही है 72.9 मीटर ऊंची जा रही है। गेंद ने कितनी ऊंचाई तय की है, 72.9 मीटर। तो इस ऊंचाई को तय करने में उसे समय भी तो लगा होगा ना। इस ऊंचाई को तय करने में कितना समय लगेगा, मैं कहूंगा अतः 72.9 मीटर ऊंचाई, 9 मीटर ऊंचाई प्राप्त करने में लगा समय। कितने चलिए कितना लगेगा समय। वही उच्चतम बिंदु की बात हुई है, v बराबर u माइनस का gt। तो v 0 है, u माइनस का gt, तो t बराबर हो जाएगा u बाई जी। तो मैं कहूँगा 37.8 बट्टे 9.8। कितना आ रहा है जल्दी से। तो ये मेरे पास आया है 3.85 सेकेंड। ये कौन सी कंडीशन हुई है मित्रों, ये हुई है हमारे पास गेंद की फर्श से टकराकर ऊर्ध्वाधर ऊपर जाने की स्थिति में इसने इतनी ऊंचाई प्राप्त की और इतना ये वेग प्राप्त किया। क्या ये क्लियर है, क्या इतना क्लियर है। अभी इस क्वेश्चन में और भी बहुत सी बातें बाकी है, क्वेश्चन पूरा नहीं होने वाला है मित्रों, बहुत लंबा प्रश्न है इसलिए। तो कोई बात नहीं, हम कोई हिम्मत नहीं हार रहे हैं, हम इसी कड़ी से आगामी कड़ी के अंदर जो है आगे बढ़ाएंगे इसको। तो इसलिए मुझे इस सभा को अभी यहीं देना पड़ेगा विराम। अगली कड़ी में हम फिर से आगे बढ़ेंगे। तब तक आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इन सभी जितने भी प्रश्न मैंने कराए हैं उनको बार बार देखें, बार बार करें। तो ओके मित्रों, अगली कड़ी में इसको और आगे लेंगे। इसका डायग्राम बनाना है, धुआं धुआं होगा ऐसे ऐसे, तो समय लगेगा अभी। अगली कड़ी में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का प्यार स्नेह यूं ही बना रहे। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या और आसान क्या, है मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, ठान लिया तो ठान लिया। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।